मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जापान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, योग्यता, उसकी वास्तविक स्थिति, उसकी शक्तियाँ और कार्यों का अवलोकन करेंगे। साथ ही जापान प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति का अवलोकन करेंगे। जापान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और योग्यता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जापान की डाइट के द्वारा की जाती है। इसके पश्चात सम्राट उसकी नियुक्ति को जारी करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट को व्यक्तिगत इच्छा अथवा रुचि के अनुसार कार्य करने का कोई अवसर प्राप्त होना संभव नहीं है। संविधान द्वारा प्रधानमंत्री के लिए 2 योग्यताएं निश्चित की गई हैं। नंबर 1, उसे डाइट का सदस्य होना चाहिए। नंबर 2, उसे असैनिक होना चाहिए। स्थिति एवं शक्तियाँ। मेजी संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री की स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। वर्तमान संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री को अनेक शक्तियाँ दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, संविधान ने समस्त कार्यकारिणी शक्ति कैबिनेट को प्रदान की है। प्रधानमंत्री कार्यकारिणी का अध्यक्ष है। इस प्रकार प्रधानमंत्री कैबिनेट जैसी शक्तिशाली संस्था का नेता है। नंबर 2, प्रधानमंत्री कैबिनेट का अध्यक्ष ही नहीं, डाइट का भी नेता होता है। डाइट बहुमत से प्रधानमंत्री को चुनती है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधानमंत्री के पद पर केवल सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति ही आसीन हो सकता है। नंबर 3, वर्तमान संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल पर प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया है। पूर्वगामी संविधान के अंतर्गत, जैसा कि यानागा ने लिखा है, सम्राट को मंत्रीगण व्यक्तिगत तथा पृथक रूप से परामर्श देते थे। मंत्रिमंडल का सम्राट के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व न था। फलस्वरूप प्रधानमंत्री कैबिनेट का निर्माता अथवा सर्वेसर्वा न होकर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच सामंजस्य उत्पन्न करने वाला व्यक्ति था। लेकिन अब प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण हो गया है, वह किसी भी मंत्री को हटा सकता है। नंबर 4, प्रधानमंत्री की स्थिति अनुच्छेद 74 के अंतर्गत और भी अधिक सुदृढ़ कर दी गई है। कैबिनेट द्वारा दिए गए सभी आदेशों एवं विधियों पर संबंधित मंत्री के अतिरिक्त प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री की निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। नंबर 1, मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियाँ। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सम्राट तो केवल उसकी पुष्टि कर देता है। प्रधानमंत्री ही उन मंत्रियों के काम का बंटवारा करता है, अर्थात विभागों का वितरण करता है। प्रधानमंत्री सरकार के सभी विभागों की निगरानी करता है और उनमें समन्वय उत्पन्न करता है। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री से सहयोग न करे या उनके आदेश अथवा निर्देशों का उल्लंघन करे तो प्रधानमंत्री उसको पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। वह ही निश्चय करता है कि मंत्रिमंडल की बैठक कब होगी, कहाँ होगी और उसमें क्या कार्यसूची अथवा विचार करने योग्य विषय होंगे। मंत्रिमंडल की सामान्य नीति का प्रतिनिधित्व भी प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रिमंडल का कोई भी निर्णय तभी मान्य समझा जाता है जब इस पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हो जाएं। वह अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकता है। नंबर 2, दल से संबंधित शक्तियाँ। प्रधानमंत्री शासन का प्रधान होने के अलावा बहुमत दल का नेता भी होता है। उसे दल का प्रतीक माना जाता है और आम चुनाव प्राय उसी के व्यक्तिगत को केंद्र में बनाकर लड़ा जाता है। डाइट में बहुमत दल के समर्थन पर ही वह और उसका मंत्रिमंडल शासन की गृह तथा विदेश नीति का सफलतापूर्वक संचालन करता है। दलीय संगठन के कारण दल के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि
तथा बहुमत दल का वरिष्ठ नेता होने के कारण राष्ट्रीय राजनीति में उसका स्थान सर्वोच्च होता है। दल की शीर्षस्थ नेता होने के कारण प्रधानमंत्री अपने दल में एकता, अनुशासन, समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक लोकनायक के रूप में वह अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा लोकमत को नई दिशा प्रदान करता है। नंबर 3, सम्राट एवं मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी कहा जाता है। मंत्रिमंडल में होने वाले निर्णयों और उनके मुद्दों की सूचना सम्राट को प्रधानमंत्री ही देता है। डाइट के नेता के रूप में कार्य। प्रधानमंत्री डाइट का मुख्य प्रतिनिधि सभा का नेता होता है। वह डाइट में महत्वपूर्ण विषय पर अंतिम वक्ता तथा नीति का स्रोत होता है। शासन की नीतियां से संबंधित अंतिम तथा महत्वपूर्ण भाषण प्रधानमंत्री का होता है। डाइट का नेता होने के कारण वह विधियों के निर्माण, वार्षिक बजट की तैयारी, सदन की कार्रवाई तथा उसमें व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में पथ प्रदर्शन करता है। नंबर 5, नियुक्ति पर अधिकार। प्रधानमंत्री को अन्य सभी राजनीतिक नियुक्तियां, प्रशासनिक नियुक्तियां पर नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि वह इस संबंध में अन्य मंत्रियों से विचार विमर्श करता है, फिर भी अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह वैदेशिक नीति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। इस संबंध में उसके शब्द अंतिम तथा अधिकृत माने जाते हैं। संकटकालीन अधिकार। जापान में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में संकटकालीन शक्तियां मंत्रिमंडल को प्राप्त हैं। मंत्रिमंडल का प्रधान होने के नाते प्रधानमंत्री पर भी संकटकालीन स्थिति को संभालने तथा संकटकालीन अधिकारों के प्रयोग का दायित्व है। प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति। जापान के प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ परंपरा पर आधारित हैं। वहीं जापान के प्रधानमंत्री की लिखित रूप से संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। अपने मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युति में उनको पूर्ण शक्ति प्राप्त है। वह अपने मंत्रिमंडल का स्वामी है। मंत्रिमंडल का जीवन उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। उसे मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला कहा जा सकता है। राज्य की सारी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग उसकी इच्छा अनुसार ही किया जाता है। संकट काल में सारा राष्ट्र उसके नेतृत्व की ओर देखता है। लाइन बर्गर के अनुसार चाहे प्रधानमंत्री डाइट की इच्छाओं के विषय में अपने युद्धकालीन पूर्वाधिकारी के कम शक्तिमान है, फिर भी दूसरी ओर वह किसी भी अन्य कार्यपालिका अधिकारी के मुकाबले में अधिक स्वतंत्र होने के नाते काफ़ी हद तक शक्तिशाली है। जापान के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ अनन्य हैं और इस मामले में उसका कोई हिस्सेदार नहीं है। जापानी शासन प्रणाली में कैबिनेट संपूर्ण प्रशासन की धुरी है और कैबिनेट में प्रधानमंत्री प्रधान स्थान रखता है। वह शासन का सर्वमान्य नेता, पथ प्रदर्शक और संचालक शक्ति का प्रतीक है। भारत और इंग्लैंड में मंत्रीगण राष्ट्रपति या सम्राट के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। वहीं जापान में मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति प्रधानमंत्री के हाथ में है। जापानी मंत्रियों का भाग्य प्रधानमंत्री से बंधा हुआ होता है, क्योंकि वे तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक प्रधानमंत्री उन्हें रखना चाहे। संविधान में प्रधानमंत्री की स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राज्य के मंत्रियों के विरुद्ध उनके कार्यकाल में कोई कानूनी कार्रवाई प्रधानमंत्री की अनुमति से ही की जा सकती है। अनुच्छेद 72 में कहा गया है, प्रधानमंत्री कैबिनेट का प्रतिनिधित्व करते हुए
डाइट के समक्ष विधेयकों तथा सामान्य राष्ट्रीय कार्यों और विदेशी मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार सभी कानूनों तथा कैबिनेट के आदेशों पर उपयुक्त मंत्री के हस्ताक्षर के अलावा प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर होंगे। यह इस बात का प्रतीक है कि इंग्लैंड में संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सम्राट के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, जबकि जापान में सभी कानूनों पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। जापान के प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन व्यवहार में उसकी शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। प्रधानमंत्री का पदारूढ़ होना तथा भ्रष्टाचार में लिप्तता के कारण उनका पदच्युत होना जापान की राजनीति में एक आम बात हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रधानमंत्रियों का इसी कारण अवसान हुआ है। 1996 के नए आम चुनावों ने भी राजनीतिक स्थिरता के सवाल का समाधान नहीं किया। किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण स्थिति विचित्र हो जाती है। गठबंधन जापान की राजनीति की मजबूरी बन गए हैं। गठबंधनों का एक ऐसा सिलसिला चला है जिसने जापान की राजनीतिक स्थिति पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जापान की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन की धुरी है। वह मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का मुख्य प्रस्तर है। किसी ने ठीक ही लिखा है कि जापानी शासन व्यवस्था का बुनियादी दोष यह है कि यहाँ प्रधानमंत्री की अति मंत्रीय शक्तियाँ हैं। कैबिनेट में तो मंत्री होते हैं, वे प्रधानमंत्री के सहयोग नहीं कर रहते, बल्कि उन्हें महल के रक्षकों में दर्जे पर उतार दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ अपार हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती है।